हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप लोगों को आज भाषा से परिचित करवाऊंगा। आज आप लोगों को मैं भाषा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भाषा जो कि वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, पढ़कर या संकेतों के द्वारा यानी कि इशारा के द्वारा अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को प्रकट करता है। क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य का ज्ञान या उसकी वाणी अधूरा रहता है। क्योंकि देश दुनिया में लगभग पूरी दुनिया में 2794 भाषा है, लगभग 2800 भाषाएं हैं, जिनमें से कि हिंदी भाषा सबसे प्रचलित है। उसके साथ ही चीनी, जापानी, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाएं भी आते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है चीनी है, अंग्रेजी और हिंदी। तीनों भाषाओं को प्रमुखता से स्थान पूरी दुनिया में दिया गया है। क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा के बिना किसी भी मानव का समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए भाषा पर पकड़ होना अति आवश्यक है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि भारत की अधिकतर आबादी यानी 70 से 80% आबादी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, बोलने के रूप में, लिखने के रूप में एवं उसको समझने के रूप में। उसी तरह भाषा अनुकरण मतलब सीखना होता है। भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जैसे भाषा जो है, अगर भारतीय हैं और भारतवासी जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, जैसे कि अगर वो दिल्ली में जन्म लेंगे तो उनकी भाषा जो होगी हिंदी होगी, लेकिन उनकी भाषा जो होगी क्षेत्रीय भाषा हावी होती है। जो उनकी माँ की भाषा होती है वही भाषा उन पर हावी होती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा कहा जाता है बानी, पानी और जिंदगानी, ये तीनों चीज है, हर 15 से 20 किलोमीटर पे बदलते रहता है। इसीलिए भाषा को परिवर्तनशील कहा गया है। भाषा जो है अस्थायी रूप से कभी भी नहीं रहता है। भाषा जो है देश काल के तहत बोली जाती है। जिस रूप में जो व्यक्ति है, जैसे कि एक बुद्धिमानों के साथ बुद्धिमानी की भाषा बोली जाती है, एक विद्वानों के साथ विद्वानों की भाषा बोली जाती है, एक सब्जी बेचने वाला के साथ सब्जी बेचने वाली की भाषा बोली जाती है, एक विद्यार्थी के साथ जिस भाषा में उपयोग करता है उस भाषा में उसको सिखाया जाता है। ऐसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भाषा को सबसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। क्योंकि हिंदी की बोलने वाले की आबादी अधिक से अधिक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। भाषा हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं। जो क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, मलयालम हो, जापानी हो, रशियन हो या मैथिली हो, कोई भी भाषा हो सकती है। भाषा की एक अपनी पहचान होती है। भाषा पैतृक संपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि पैतृक संपत्ति हमारा फिक्स एसेट होता है, जैसे कि जमीन हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, घर हुआ, मकान हुआ, फर्नीचर हुआ। जबकि भाषा जो है हम अपने से समाज में रहकर, घर में रहकर, विद्यालय से जाकर या अपने से अध्ययन करके भाषा को हम सीखते हैं। भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा जो है कठिन से कठिन शब्दों को हम सरल रूप में व्यक्त करते हैं। यही भाषा की सबसे अलग पहचान होती है। भाषा ये नहीं है कि कठिनता में ही प्रयोग करना है। भाषा को हमेशा सरलता में प्रयोग करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप कठिनता से सरलता में प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी भाषा को या आपकी वाणी को आने वाला पीढ़ी या हमारे सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा को जितना सहजता से हो, सरलता से हो, आगे सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा में सीमाबद्धता होती है। ऐसे नहीं है कि भाषा आप जितना अनलिमिटेड है आप बोल सकते हैं। भाषा में भी सीमाबद्धता होती है। जो कम से कम शब्दों में, कम से कम लिखित रूप में, कम से कम मौखिक रूपों में उस भाषा को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। टू दी पॉइंट लिखना चाहिए भाषा में। भाषा बोलने में भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि किस बातों के लिए हम किस शब्द का चयन करें और किस रूप में उसको व्यक्त करें। भाषा जो है एक दूसरे को नजदीक लाता है। भाषा एक ऐसी साधन है जो कि एक दूसरे को नजदीक लाता है। जिस तरह दो नदियों को जोड़ने के लिए सेतु जो होता है वो दोनों को जोड़ने में कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार भाषा जो है एक मानव दूसरे मानव को जोड़ने के लिए भाषा बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होता है। भाषा जो है एक दूसरे को करीब लाती है। भाषा जो है एक दूसरे को नजदीक लाती है। क्योंकि भाषा जो है नदी की धारा की तरह चलनेवान होती है, गतिमान होते हैं। क्योंकि भाषा कभी रुकना नहीं जानती है। जिस तरह नदी जब अपने से आगे की ओर निकलती है तो कभी रुकती नहीं, रुकना नहीं जानती, उसी तरह भाषा है। जिसके पास वाणी पर पकड़ अच्छी है, भाषा पर पकड़ अच्छी है, वो हमेशा अक्सर आगे की ओर बढ़ते रहता है। वो कभी रुकना नहीं जानता है। भाषा की यही सबसे अलग पहचान होती है। क्योंकि भाषा के कौशल सोपान है। हम भाषा में सबसे पहले सुनते हैं। सुनना जब हम सीख लेते हैं धीरे धीरे, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, तो वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण है।
धीरे धीरे आगे चल के वो बच्चा क्या करता है, कुछ कुछ बातों को समझने लगता है, सुननाता है, सुनते सुनते वो बोलना सीखता है, बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। यह भाषा कौशल के महत्वपूर्ण ही सोपान है, क्योंकि भाषा के द्वारा भाषा के बिना मनुष्य का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण भाषा हिंदी को माना गया है, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, क्योंकि हिंदी के बिना किसी भी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे कहा गया है कि भाषा में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा से ही लगभग सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आज भारत नहीं, दुनिया में के अन्य देशों में भी हिंदी भाषा को बोली जाती है, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद मॉरिशस, इस तरह से त्रिनाड, इस तरह के देश में भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो रहा है। इसलिए आज के युग में प्रचलित भाषा का प्रयोग न होकर मानक हिंदी का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यह जो है मानक हिंदी का उदाहरण है, जबकि प्रचलित हिंदी का उदाहरण ऐसे होता है जो आज चल रहा है हमारी दुनिया में। ये प्रचलित हिंदी का उदाहरण है, जबकि ये मानक हिंदी का उदाहरण है। ये मानक हिंदी हुआ, ये प्रचलित हिंदी है। इस तरह से भाषा के विकास में आज के युग में मानक हिंदी के प्रयोग होने के पीछे यही कारण है कि हिंदी भाषा भारत के अलावा अन्य देश में इसको मौखिक रूप, लिखित रूप से और हर तरह से इसका प्रयोग किए जाने लगा है। इसी कारण आज भाषा को प्रचलित रूप में न देखकर मानक रूप में प्रयोग किए जाने लगा है। भाषा के प्रकार के बारे में अवगत कराऊंगा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः ऐसे कहा जाता है कि भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, जैसे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत ही सांकेतिक भाषा आता है, लेकिन मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए या आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए कि भाषा के पर अच्छी पकड़ हम कैसे पाते हैं और भाषा के प्रकार को कैसे जानेंगे, इसको भली भांति जानने के लिए मैंने इसको 3 रूप में, 3 प्रकार में या 3 भेद के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है। कहा जाता है कि भाषा के मुख्य 2 ही भेद होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। लेकिन तीनों भाषा का अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण स्थान होता है। मौखिक भाषा से पहले जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे जन्म लेते ही रोने लगते हैं और रोने से ऐसा एहसास होता है, जो उनको जन्म देने वाली माँ हो या उनके पालने पोसने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, वो भली भांति उनके रोने के आवाज से पहचान जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, कि प्यास लगी है या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न है। इसलिए सांकेतिक भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद सबसे पहले मैं मौखिक भाषा की बात करता हूं, तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर या देखकर प्रकट करते हैं, वो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। लेकिन भारत की संविधान लिखित रूप से है, इसलिए यहाँ पर लिखित भाषा के महत्वपूर्ण योगदान रहा है और लिखित भाषा को ही महत्वपूर्ण माना गया है। मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम बोलने को बोल लेते हैं, बेहतर तरीका से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देखते हैं, समझाते हैं, लेकिन वह भाषा क्या होता है, थोड़ा देर के बाद हो सकता है कि हम भूलने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से लुप्त होने लगती है, वो भाषा विलुप्त होने लगती है। लेकिन वही भाषा को लेखनबद्ध, कलमबद्ध करके हम रखते हैं, तो भाषा जो है हमारे लाइफ टाइम के लिए, पूरे जीवन काल के लिए, या कहा जा सकता है कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वो भाषा जो है निहित साधन के रूप में काम करती है और भाषा हमारे एक संसाधन के रूप में काम करती है। मौखिक भाषा के कई सारे उदाहरण हैं। सिंपल उदाहरण तो यह होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक कलम चाहिए, अगर मैं मुख के द्वारा बोल के प्रकट करता हूं तो लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी को लेखनबद्ध किसी कागज के टुकड़ा पर लिख के देता हूं कि मुझे एक कलम चाहिए, तो लिखित भाषा का उदाहरण है। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया है मौखिक भाषा का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है भाषण देना। हम लोग भाषण देते हैं तो मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा तभी वो मौखिक भाषा होगा जब अपने मुखार बिंदु से अपनी वाणी को उद्गार के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं या उसको प्रस्तुतिकरण देते हैं, तब वह भाषण देना कहलाएगा। भाषण देने का यह अर्थ होता है कि उस भाषा को बिना लिखे, बिना देखे, सिर्फ अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही मौखिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। कविता सुनाना, वो कविता किसी अपठित हो या पठित हो या अपना द्वारा लिखित कार्य हो या किसी कवि के द्वारा लिखित भाषा को सुनाते हैं, वही मौखिक भाषा का उदाहरण है। या कहानी सुनाना, आत्मकथा को सुनाना, जीवनी को सुनाना, संस्मरण को सुनाना, यात्रा वृत्तांत को सुनाना, इस तरह से हिंदी साहित्य के जितने भी विधा है उसको सुनाना, या अपने जीवन काल में जो हम कार्य को करते हैं उसको मौखिक रूप में प्रस्तुति करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा, वह भाषा जिसे हम लिख कर या पढ़ कर उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। सामने वाले व्यक्ति कोई भी हो, वो लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का सबसे उदाहरण है कविता लिखना। जब हम अपने जीवन काल में, तो हमारी उम्र कोई भी हो, बचपन से लेके
हम बुढ़ापे तक कोई ना कोई क्रियाकलाप, जैसे कि डायरी लेखन आज की दुनिया में प्रचलित हो चुका है। डायरी लेखन, हम डायरी लेखन शुरू करते हैं। उसके डायरी लेखन के साथ साथ हम कविता लिखते हैं, कविता के साथ साथ कहानी लिखते हैं, कहानी के साथ साथ जीवनी लिखते हैं। कविता लिखना के लिए हमें थोड़ी अभिव्यक्ति चाहिए, भाषा पर अच्छी पकड़ चाहिए, हमारी भाषा कौशल अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम कविता को अच्छा लेखन रूप में लिख पाते हैं। कहानी लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, वो काल्पनिक कहानी हो या वास्तविक कहानी हो या किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कहानी हो। जीवनी लेखन अपने बारे में नहीं लिखा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तब जाके उसके बारे में जीवनी लिखते हैं। वो हमारा भारतीय हो या साहित्यकार हो या वैज्ञानिक हो या गणितज्ञ हो या संगीतज्ञ हो या अन्य किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति या गरीब व्यक्ति या लाचार या सहायती के बारे में भी जीवनी लिखा जा सकता है। जो आने वाला पीढ़ी पढ़ता है या हम समकालीन व्यक्ति पढ़ते हैं, उससे उनको जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। सांकेतिक भाषा का भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग आज हमारे देश के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर किया जाता है। मैंने यह बताया था पहले भी कि वह भाषा जिसे हम संकेत या इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। बच्चा जन्म लेता है उस समय भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने, तो वहां पे घंटी लगती है, बेल बजती है, वो भी सांकेतिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर जो है इशारा करते हैं, आउट का, नॉट आउट का, छक्का का, चौका को, सारे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब पुलिस जाती है अपने किसी कार्य में अपराधी को पकड़ने या अपने कार्यशैली में, वहां भी उसकी सायरन बनता है जो ध्वनि संकेत होता है, वो भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। जब हम रेलवे क्रॉस पार करते हैं तो वहां पे क्रॉस का चिन्ह रहता है, वहां पे इंडिकेट किया हुआ रहता है। और रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर 3 प्रकार की लाइटें रहती है, पीला, हरा और रेड, जो इंडिकेट करती है। रेड लाइट का मतलब होता है कि आपको फुल्ली स्टॉप यानी रुक जाना है, पीला लाइट का मतलब यह होता है कि आपको धीरे हो जाना है, और हरा सिग्नल के मतलब, हरा लाइट का मतलब यह होता है कि आप आगे की ओर जा सकते हैं, आपका लाइन क्लियर है। ये सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारे जीवन काल में पढ़ने पढ़ाने के दौरान या अपने जीवन काल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुखबधिर बच्चे हैं, वो अपने इशारों के द्वारा वो पठन पाठन करते हैं, अपने शिक्षकों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और शिक्षक भली भांति समझ जाते हैं। सांकेतिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सांकेतिक भाषा वह भाषा नहीं जिसे मैंने अगर संकेत किया कि मुझे कलम चाहिए, अगर हमारे सामने वाला पर्सन कलम के बदला पानी के बोतल लेके चला आता है तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण नहीं है। सांकेतिक भाषा तभी कहलाएगी जब मैंने कलम की इशारा किया तो बच्चा या वो सामने वाला व्यक्ति हमारे पास कलम लेके आए, तब वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, बच्चे की रोने की आवाज, यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो उसे पालने वाला, उसकी माँ हो या कोई भी गार्जियन हो या फैमिली हो, उनके रोने की आवाज से पहचान जाता है, बच्चे की रोने की आवाज से उसे किस समय किस प्रकार की समस्या और उसको पूरा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इशारा करती है बीच चौक चौराहे पर या किसी भी देश का या किसी भी राज्य का कोई भी हिस्सा हो, शहर हो, जहाँ ट्रैफिक पुलिस इशारा करती है कि दाएं से बाएं की ओर कब जाना है, बाएं से दाहिने की ओर कब जाना है। इस तरह का सांकेतिक अपने इशारों के द्वारा प्रकट करती है, जिसको वहां के चलने वाले आम पब्लिक फॉलो करते हैं। उसके बाद मुखबधिर बच्चे भी को अलग तरह से शिक्षा दी जाती है। स्कूल में अलग अलग तरह के संसाधन उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं और उसकी भाषा को भली भांति लोग समझते हैं। वो सारे भाषा जो है सांकेतिक भाषा के का उदाहरण है और सारे भाषा सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। ये सारे उदाहरण है, क्योंकि भाषा के तीनों रूप महत्वपूर्ण है अपने अपने जगह, और चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, तीनों भाषा का अपने अपने समय पर, अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान है। और हमें तीनों भाषा का प्रयोग भली भांति सही रूप से, सही ढंग से, समय समय पर करनी चाहिए। तीनों भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहीं कहीं हम जानते हुए भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आज परीक्षा प्रतियोगिताओं में सांकेतिक भाषा या मौखिक भाषा का प्रयोग से पहले लिखित भाषा का प्रयोग की जाती है, उसके बाद मौखिक भाषा के रूप में साक्षात्कार इंटरव्यू के रूप में लिया जाता है। हिंदी भाषा के कुछ स्वरूपों को, कुछ प्रकारों को वर्णन करूंगा। हिंदी भाषा फारसी भाषा के शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द से हुआ है। हिंदी के साथ साथ मैं और 2 शब्द के बारे में बता देता हूं जो कि काफी प्रचलित देश और प्रचलित जाति के नाम से जाना जाता है, हिंदू और हिंदुस्तान। ये भी फारसी भाषा का शब्द है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हिंदुस्तान या हिंदू या हिंदी जो कि संस्कृत का शब्द है या रशियन का शब्द है या अरबी का शब्द है या संस्कृत का शब्द है, या बिल्कुल नहीं होता है। किसी भाषा को किसी भाषा से भी संबंध हो सकती है। जिस तरह किसी इंसान को किसी इंसान से, किसी नदी को किसी नदी से, किसी सड़कों को किसी सड़कों से संबंध होता है और उसके बाद ही दोनों को दिलों को जोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी फारसी भाषा के शब्द है। और हिंदू, उसके साथ ही मैं बता दूं, हिंदी और हिंदुस्तान ये भी फारसी भाषा के शब्द है। हिंदी को सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द के प्रयोग किया था। हिंदी को
हिंदी को पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो बहुत ही महान पहेलीकार ने सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने अपने रचना में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था और उससे पहले लोग हिंदी को हिंदवी के नाम से प्रयोग करते थे और हिंदी के नाम से जाना जाता था। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कार्यालयी भाषा भी कहते हैं। राजभाषा की दर्जा, हिंदी को राजभाषा की दर्जा 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। इसी दिन 14 सितंबर को पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा तो मिल गई, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिली है। राष्ट्रभाषा का यह परिभाषा होता है कि किसी भी देश की संपूर्ण आबादी के 70% से 75% जनसंख्या जिस भाषा को प्रयोग करती है वही वहां की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जबकि भारत में भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले 70 से 80% आबादी है, उसके बावजूद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिला। यह राजनीतिकरण का कहीं न कहीं शिकार हुआ है। भारत में आज तक किसी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिली और हिंदी जो है राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग और उपयोग किया जाता है, वो लेखन रूप में या मौखिक रूप में या सांकेतिक रूप में। राजभाषा को कार्यालयी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के नामों से जाना जाता है। इस भाषा का प्रयोग 3 जगह नहीं होता है। जो सबसे पहला, किसी भी भारत के किसी भी राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, और देश के पार्लियामेंट, संसद, इन तीनों जगहों पर मौखिक रूप में किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि लिखित रूप में जब भी प्रयोग करना होगा तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बाद बाकी भारत के जितने भी कार्यालय है, बैंक, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत तरीके से, बहुत यथार्थ तरीके से होने लगा है और किया जाता है। गांधी ने भी हिंदी भाषा पर विशेष रूप से जोर दिया था। उन्होंने कहा था हिंदी भाषा जो है माँ के दूध के समान पवित्र है और इसमें कोई कमी नहीं होता है। जिस तरह गुरु में, गाय में और जिस तरह माता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, उसी तरह हिंदी भाषा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो कल्पतरु वृक्ष के समान है, अन्य भाषा जो इसमें लगे पत्ते के समान है। हिंदी बोलचाल की भाषा है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत देश के लगभग 70 से 80% आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग करती है और लिखित रूप में, मौखिक रूप में और सांकेतिक रूप में। इसलिए हिंदी बोलचाल की भाषा है। हम जब जन्म लेते हैं तो अपने घर से, परिवार से और अपनी माँ की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी व्यवहार की भाषा है, क्योंकि हम अपने जीवन में हिंदी का प्रयोग करते हैं। अपने व्यवहार में सुबह से लेकर शाम तक, अपने स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ऑफिस में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी संप्रेषण की भाषा है। संप्रेषण और कम्युनिकेशन स्किल को कहते हैं, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, यानी जितने भी सोशल मीडिया है उसके द्वारा, समाचार चैनल के द्वारा, ऑडियो विजुअल, दृश्य सामग्री, शब्द सामग्री, सभी में हिंदी भाषा का प्रयोग की जाती है, जिसके द्वारा हम उस भाषा को सीखते हैं। भाषा सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम पुस्तक के अलावा भी कई संसाधनों से हिंदी भाषा का हम रूप को बेहतर तरीके से सीखते हैं और उस भाषा को व्यवहार में लाते हैं, साथ ही प्रयोग करते हैं। हिंदी विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भाषा है। हिंदी जो हमारा राजभाषा है और हिंदी साहित्यकारों की भाषा है, बुद्धिमानों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, क्योंकि यह देखा गया है बड़े से बड़े विद्वान लोग, जो लोग की हिंदी पे पकड़ है, वो अपनी भाषा को जब प्रमुखता से कहीं किसी सभा में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं वक्ता के रूप में, कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं प्राचार्य के रूप में, कहीं से भी भाषण देते हैं, वक्ता के रूप में प्रयोग करते हैं इस भाषा का, तो उनकी वाणी में इतनी शोभता आती है, इतनी शोभता आती है कि वहां दर्शक उनकी भाषा को, उनके वाणी को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हिंदी दो आत्माओं को जोड़ने की वाली भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दिलों को जोड़ती है, दो आत्माओं को एक साथ लाने का कार्य करती है। हिंदी के बिना किसी अन्य भाषाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम हमारी देश की भाषा जो है हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी व्यवहार की भाषा हिंदी है, इसलिए हमारी सोच भी हिंदी है। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो सबसे पहले हमारी भाषा, हमारे मानव पटल में, हमारे मस्तिष्क में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा को सोचते हैं, और हिंदी भाषा के बाद ही किसी अन्य भाषा के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैंने लिखा है, हिंदी के बिना किसी अन्य भाषाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदी हमारा मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो अपनी माँ की भाषा को बोलते हैं मदर टंग, वो हमारी भाषा हिंदी है। सबसे पहले व्याकरण से पहले भी भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि भाषा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। व्याकरण हमें शुष्क लिखना सिखाती है, जबकि भाषा जो है हमें बोलने की अभिव्यक्ति और अपनी स्वतंत्रता और आजादी को बोलने के अवसर प्रदान करती है।
हिंदी भाषा कल्पतरु वृक्ष के समान है। यानी हिंदी भाषा जो है एक कल्पतरु वृक्ष है, और अन्य जितने भी भाषाएं हैं देश की लगभग 2794 यानी 27094 जितनी भी भाषाएं 2800 के आसपास, तो सभी भाषाओं जो है इसमें लगे पत्ते के समान है। हिंदी भाषा माँ के दूध के समान पवित्र होता है, क्योंकि इस भाषा में किसी प्रकार का किंतु परंतु चूकी नहीं होती है, किसी प्रकार की आलोचना समालोचना नहीं करनी चाहिए। इस भाषा का प्रयोग जोर तोड़ से करनी चाहिए, या जिस रूप में करें, थोड़ी टूटी फूटी भाषा क्यों न हो उसको सुधारा जा सकता है। हम कठिनता से सरलता की ओर जाएंगे, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग अवश्य करेंगे। हिंदी भाषा एक दूसरों को समीप लाती है। एक भूला बिछड़ा मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको करीब लाने के कार्य करती है। हिंदी भाषा गुरु शिष्य को करीब लाने के कार्य करती है। हिंदी भाषा का प्रभाव किसी भी बच्चा पर, किसी भी व्यक्ति पर बहुत जोर तोड़ से पड़ता है अन्य भाषाओं की तुलना में। हिंदी पूरे जन का मतलब होता है पूरे जनता की भाषा है, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी लगभग 80% की आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग जोर तोड़ से करती है, या लेखन रूप में, या मौखिक रूप में, या सांकेतिक रूप में। हिंदी भाषा से पहले मैंने राजभाषा के बारे में बताया था आपको कि राजभाषा जो कि हिंदी है उसका प्रयोग भारत के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के संसद में सिर्फ लिखित रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी जितने भी भारत के कार्यालय हैं, वो गवर्नमेंट हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी जगह हिंदी भाषा के प्रयोग जोर तोड़ से की जाती है। और गांधी जी ने भी कहा है कि विदेशी भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा जो है हमारी आत्मा है, हमारे माँ के दूध के समान है। इसी के साथ मैं हिंदी भाषा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।